दोस्तों, स्वागत है आपका मज़ेदार दुनिया में। ये दुनिया आपको इस दुनिया से दूर एक नई यात्रा पर ले जाएगी। वो यात्रा जो रहस्य और रोमांच से भरी होगी। तो आइए दोस्तों, टिकट लीजिए, यानी सब्सक्राइब कीजिए और तैयार हो जाइए मैजिक, मस्ती, मिस्ट्री से भरी रोलर कोस्टर रहस्यमयी राइड के लिए। उस गली की हर स्ट्रीट लाइट की मध्यम दूधिया रोशनी में अपनी किरणों में हिल हिल कर उड़ते, एक दूसरे से टकराते लाखों छोटे छोटे मच्छरों की छोटी दुनिया सी बसी थी। अपनी गैलरी में सिगरेट के कश पे कश लगाता धुएं के कई छल्लों में मैं अपने वजूद को उड़ा रहा था, पर मेरी बोझिल थकी आंखों में अभी भी नींद का नामो निशान नहीं था। रात कीड़ों की आवाज बदस्तूर आसपास के सन्नाटे में एक अजीब सा स्पंदन पैदा कर रही थी। बेंत से बनी कुर्सी पर बैठ सामने रखी बेंत और कांच की मेज पर मैंने आराम से अपने पांव टिका रखे थे। कुर्सी के कुशन पर सर टिका मैं रह रहकर जाने क्यों आज भी सोने की नाकाम कोशिश कर रहा था। दरअसल रात गए 2 बजे के करीब अक्सर मेरी आंख खुल जाया करती है, और कुछ नहीं तो शायद शरीर निकोटीन ही मांगता होगा। चिंताएं तो मेरे साथ थक कर सो जाया करती हैं, पर दिन भर जो मैं चिंताओं की चिता सिगरेट पी पी कर धुएं में उड़ाकर सुलगाता रहता हूँ, वो देर रात तक मुझे सुलगाया करती है। जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे रात के 2 बजे कोई मेरे कांधे पर हाथ रखता है और धीमे से कांधा सहलाकर जगा दिया करता है। उस गहन अंधेरे में आसपास बनते रोशनी के त्रिकोणों से रोशन सड़क के कुछ हिस्सों पर जाने रोज रात में क्या टटोलता रहता था। सिवाय चौकीदार के डंडा और सीटी या घर से कोई 2-3 किलोमीटर दूर बने रेलवे स्टेशन से गुजरती ट्रेनों के अलावा अमूमन कोई और आवाज उस सन्नाटे के कान भरने नहीं आया करती थी। हाँ, रात के 11-12 बजे तक कभी कभी कोई टांगा पास की सड़क से घुंघरू बजाता जरूर निकल जाया करता था। 21 मई 1980 की गर्मियों की खौफनाक रात थी वो। अपने एक बेडरूम के फ्लैट में अकेला ही रहता था मैं। वीकेंड को छोड़कर दारू पीने की आदत भी नहीं थी, क्योंकि रात को दारू पीने के बाद ऑफिस में पूरा दिन हैंगओवर से सर में दर्द बना रहता था। इसलिए शुक्र और शनि की रात ही मैं 2-3 पैग लगाया करता था और कम से कम रात के 2 बजे तक सो ही जाया करता था। ठीक 2 बजे महसूस होता कि कोई जगा रहा है, पर दारू का नशा बचा लेता, और नींद गहरी हो या ना हो, पर नशा गहरा होने से मैं अपने बिस्तर से उठकर बाहर नहीं आया करता था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप में से किसी को दारू या सिगरेट पीने की सलाह दे रहा हूं। बड़ी बुरी इल्लत है भैया। आदत लगाना तो आसान है, पर छोड़ना मुश्किल, और शरीर और रुपयों का जो नुकसान होता है वो अलग। इसके बाद गलती से छोड़ना भी चाहो तो ये मनहूस किसी परछाई की तरह पीछा ही नहीं छोड़ती। तो कुल मिलाकर इनसे दूर ही रहना मेरे दोस्तों। खैर, गहरी रात का अंधेरा अपना रोज का साथी था। आसमान तो शाम 7 बजे के बाद ही हल्का काला लिबास ओढ़ लेता है, पर वो काला लिबास भी कैसे भोर होने तक अपने रंग बदलता रहता है, ये बात वही जानता है जो रात के पैदा होकर जवान होने से बूढ़ा होकर फना होने तक उस आसमान को ताकता रहता है। पर आसमान ही नहीं, जमीन भी कैसे कैसे रंग बदलती है, ये बात मुझे उस रात से शुरू हुए आने वाली मेरी जिंदगी की कई रातों के सिलसिलेवार हादसों से हो के गुजरे बड़े दर्दनाक और डरावने अनुभवों से मालूम हुई। और इसके साथ ही मालूम हुई एक ऐसी सच्चाई जिसे आज भी विज्ञान
और तर्क करने वाले खुली आंखों से देखने के बाद भी नहीं मानते। उस रात पर भी सन्नाटा पूरी तरह काबिज था। आसमान का लिबास सुर्ख काला हो चुका था। काफी देर से कोई ट्रेन उस प्लेटफॉर्म से नहीं गुजरी थी और कॉलोनी का चौकीदार या तो सो चुका था या फिर डंडा बजाता कहीं दूर निकल गया था। उस मदहोश कर देने वाले गीत की आवाज उस गहन चुप्पी में शायद दूर तक सुनाई देती होगी। किसको समझे हम अपना, कल का नाम है एक सपना। आज अगर तुम जिंदा हो तो कल के लिए माला जपना। गुमनाम है कोई। उस गाने की ये पंक्तियां मेरे दिलो दिमाग की गहराई में कहीं उतर गई थी। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने अपने किसी दोस्त से एक पुराना टेप रिकॉर्डर खरीदा था। उसके साथ कुछ चुनिंदा गानों के कैसेट्स भी मैं लाया था, जिन्हें हर रात जो मैं जागते हुए काटता था, उस दौरान धीमी आवाज पर गैलरी में बैठे बैठे ही सुना करता था। उनमें से सबसे पसंदीदा थी गुमनाम। उस वक्त संगीत में भी अपनी ही तरह का एक नशा हुआ करता था। आत्मा से निकलकर कानों के जरिए आत्मा तक पहुंच ही जाया करता था। उस रात भी वो गाना मेरे अंतर मन की गहराइयों में घुल ही रहा था कि मैंने एक अजब नज़ारा देखा। एक अजीब सा साया जिसके पीठ और हाथ बहुत लंबे थे, टांगे छोटी और पैर भी काफी लंबे थे। हाथ इतने लंबे कि उसकी डगमगाती चाल के साथ उसके लटके हाथ सड़क पर रगड़ खाते जा रहे थे। वो धीमी चाल से गली के एक छोर से उस हल्की रोशनी में दाखिल हुआ। उसकी पीठ पर एक गठरी रखी थी, जिसमें न सिर्फ उसके चलने से बल्कि ऐसे भी हल्की सी हरकत हो रही थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई जिंदा जीव उस गठरी में बंधा हो और उस गठरी से निकलने की बदस्तूर कोशिश कर रहा हो। इस पर भी उस शैतान की मदमस्त चाल में कोई फर्क नहीं आता दिख रहा था। वो सफेद गठरी उसकी लंबी बलिष्ठ पीठ पर जाने कैसे अपना संतुलन बनाए हुई थी। धीरे धीरे चलते जाने वो कौन सी अनजानी दिशा की ओर बढ़ रहा था। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस नज़ारे को देखकर मेरी घिघी बन गई। सिगरेट का धुआं गले और नाक के बीच ही कहीं अटक गया और ना चाहते हुए भी हल्की खांसी के साथ मुझे एक छींक आ गई, जिसका नतीजा बड़ा भयानक हुआ। उस हैवान की अंगारों से जलती दो आंखें सीधा मेरे वजूद पर आकर गड़ गईं। बिना एक पल गंवाए वो वहीं ठिठक कर मुझे देखने लगा और घबराकर मैं कुर्सी से नीचे कूद नीचे झुककर गैलरी की ग्रिल के नीचे लेट सा गया था। छाती में दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसकी आवाज मेरे कानों तक आ रही थी। वो पल जैसे बर्फ सा जम गया था। हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। कुछ 2-3 मिनट में उसी तरह जमीन पर औंधे मुंह पड़ा रहा। ये देखने का मन था कि वो अभी भी वहीं मौजूद है या कि जा चुका है, पर पूरी कोशिश करके भी मैं उस ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मैंने कुछ और पल उसी तरह गुजरने दिए और इसके बाद जैसे ही अपनी गर्दन को हल्की सी हरकत दी तो रूह कांप गई। वो बिल्कुल वैसे ही जड़वत खड़ा मेरी ओर ही देख रहा था, एकदम किसी पत्थर के बुत की तरह स्थिर। तभी मेरी उंगलियों में जलती हुई सिगरेट का सुलगता छोर आ लगा और आ करता एक बार मैं फिर चिल्ला उठा। मेरे गर्दन घूमते ही उसके गले से हर हर की एक कुर्राहट निकली और उसके लंबे बाजू हरकत में आ गए। उसने अपनी पीठ पर रखी वो गठरी उठाई और सीधी मेरी ओर उछाल दी। वो उड़ती हुई मेरी गैलरी में ही धप की आवाज के साथ कहीं गिरी। मैंने झटके से पलट कर देखा तो गैलरी में कुछ भी नहीं था, न ही कोई गठरी, न ही किसी और चीज का नामो निशान। मैंने वापस सड़क पर देखा तो वो मरदूद
अब वहां मौजूद नहीं था। शायद उसी पल गठरी के साथ ही वो भी कहीं गायब हो गया था। मैं किसी जानवर की तरह हाथों पैरों पर रेंगता हुआ दरवाज़ा हल्का सा खोलकर वापस कमरे में दाखिल हुआ और दरवाज़ा कसकर बंद कर दिया। कूदकर अपने बिस्तर पर लेटा और धड़कते दिल के साथ अपने होशो हवास में वापस लौटने की कोशिश करने लगा। कमरे में चांद की हल्की हल्की रोशनी कहीं कहीं से छनकर आ रही थी। कुछ होश संभले तो मैंने साथ रखे स्टूल पर रखा पानी का गिलास अपने होठों से लगा हलक में उतारा। 2 घूंट भरकर जैसे ही मैं वापस लेटने के लिए पलटा तो मेरा दम खुश्क हो गया। पूरे कमरे में मोगरे की खुशबू फैली हुई थी और पास ही बिस्तर पर एक खूबसूरत जवान लड़की अपने गुदाज बदन के साथ झीने सफेद लिबास में तकिए पर अपनी जुल्फें फैलाए आंखें मूंदे लेटी हुई थी। उसका चेहरा और बदन इतना गोरा था कि अंधेरे में भी उसका रूप सौंदर्य खिलकर उस कमरे को रोशन कर रहा था। पर वो कौन थी? अचानक मेरे कमरे में कहां से आई थी? इतनी सुंदर लड़की मेरे बिस्तर पर थी, पर इसके बावजूद बजाय खुशी के खौफ ने मुझे घेर लिया था। मैं भागकर गैलरी में वापस आया, पर यहां भी चैन मिलने के बजाय दिल का दौरा पड़ने की नौबत आ गई थी। वो भयानक साया मेरी कुर्सी पर बिल्कुल मेरी तरह सामने की मेज पर पांव फैलाकर बैठा एस्ट्रे में से निकाल निकाल कर सिगरेट पी रहा था और मेरी जगह अब वो धुएं के छल्ले हवा में छोड़ रहा था। उसके सांस लेने के साथ साथ हर हर की आवाज उसके गले से फूट रही थी। उसके भद्दे शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और पूरा शरीर अजीब अजीब से दागों और दानों से ढका हुआ था। वो भयानक बड़ा था, कोई 7 साढ़े 7 फीट का रहा होगा। टांगें छोटी होने के बावजूद उस सोफे से होती हुई बाहर जा रही थी। उसकी पीठ इतनी लंबी थी जैसे उस कुर्सी पर एक और बड़ी कुर्सी लाकर रख दी गई हो। उसका सर इतना बड़ा था जैसे 2 फुटबॉल एक के ऊपर एक रखकर चिपका दी गई हो। भद्दी सी बड़ी नाक और लंबे लंबे नाखूनों से भरी किसी पेड़ की डाल की तरह लंबी लंबी उंगलियों में जलती सिगरेट का लाल सुलगा हुआ धुआं छोड़ता छोर उस अंधेरे में खूब चमक रहा था। पर यह कैसे हो सकता था? अंदर बिस्तर पर वो खतरनाक हुस्न और बाहर वो हौलनाक मौत। अब दोनों मेरे घर में डेरा डाले हुए थे। मैं कोई भी हरकत करके उनका ध्यान अपनी ओर नहीं खींचना चाहता था, पर तभी देखा तो वो खूबसूरत लड़की मेरे साथ खड़ी हुई मुझे चुपचाप सो जाने का इशारा कर रही थी। जाने उसकी खूबसूरती का असर था या हालात का तकाजा। पंखा पूरी स्पीड पर होने के बाद भी मेरा पूरा बदन ठंडे पसीनों से नहा गया था। मैं इसे कोई बुरा सपना समझकर चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर आंख बंद कर लेट गया था और उम्मीद कर रहा था कि मेरी आंख खुलते ही हालात पहले जैसे हो जाएंगे। जाने कैसे वो गाना अपने आप बार बार उस टेप रिकॉर्डर में बज रहा था। कौन भला तूफानी है, मौत को खुद हैरानी है, आए सदा वीरानों से जो पैदा हुआ वो फानी है, गुमनाम है कोई। वो गीत उसी तरह गूंजता रहा, पर तभी वो लड़की धीरे धीरे मेरी ओर आने लगी। धीरे से उस बेड पर चढ़कर मेरे साथ लेटी। उसके लेटने से मोगरे की खुशबू और तेज हो गई। उसने धीरे से मेरी छाती पर अपना हाथ रखा और अपनी चमकती आंखों से मुझे देखती हुई उसी बिस्तर में कहीं समा गई। मेरे बदन में खौफ से झुरझुरी सी दौड़ गई थी। मोगरे की भीनी खुशबू अभी भी उस कमरे में चारों ओर फैली थी, पर उस बला की खूबसूरत लड़की का वहां अब कोई नामो निशान नहीं था। मैंने धीरे से उठकर बाहर देखा तो वहां भी कोई नहीं था।
उस लड़की के साथ साथ वो मनहूस साया भी कहीं खो चुका था, पर एस्ट्रे में पड़ा एक सिगरेट का जलता हुआ टुकड़ा अभी भी वहां हल्का हल्का धुआं छोड़ रहा था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मेरे साथ हुआ क्या है। मैं भाग कर बाहर गैलरी में गया और फिर से सड़क टटोलने लगा, पर वहां भी कोई नहीं था। चौकीदार डंडा टेकता वापस गली में लौट आया था और सीटी बजाता गली के एक छोर से दूसरे छोर तक निकल गया था। रात जवानी से बुढ़ापे की ओर बढ़ रही थी और आसमान सुर्ख काले से गहरे सलेटी रंग के लिबास में ढका था। मेरी पलकें नींद से खासी भारी हो रही थी। मैंने खुद को समझाया कि हकीकत तो नहीं थी, कोई बुरा ख्वाब ही रहा होगा शायद। सुबह किसी तरह 8 बजे तक उठा और 9 बजे तक दफ्तर पहुंच गया। दफ्तर रेलवे स्टेशन के पास ही था, तो पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगती थी। दफ्तर पहुंचकर हाजिरी लगाई और अपनी कुर्सी पर जाकर टेबल पर रखा पानी का भरा गिलास एक क्रोसिन के साथ गले में उतारा और एक चाय लाने के लिए चपड़ासी को भेज दिया। चाय पीकर दिमाग को थोड़ा आराम मिला और इसके बाद मैं काम में मसरूफ हो गया। उस दिन लंच में खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ। शाम ढली 5 बजे और यहाँ चिड़ियों के साथ साथ मैं भी अपने घोंसले की ओर लौट पड़ा। हालांकि वापस जाते हुए मेरे कदम डगमगा रहे थे। एक अनजाना सा खौफ मुझे घेरे हुए था। मेरे कदम कहीं और जाना चाह रहे थे, पर फिर भी ये सोचकर कि आज जाकर सीधा सो जाऊंगा। दिन भर से कुछ नहीं खाया था, पर भूख अभी भी मुझसे कोसों दूर थी। घर का दरवाजा खोलते हुए दिल तेजी से धड़क रहा था। किवाड़ खोलकर भीतर आकर देखा तो सांस में सांस आई। घर बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैं छोड़ गया था। मोगरे की खुशबू कमरे से जा चुकी थी। इमरजेंसी के लिए मैंने कहीं से थोड़ी नींद की गोलियों का इंतजाम किया हुआ था। मन ज्यादा परेशान था तो एक की जगह 2 गोलियां ली और कपड़े बदलकर बिस्तर पर जाकर लेट गया। हालांकि डॉक्टर से सलाह किए बगैर ना तो मुझे वो गोलियां रखनी चाहिए थी और ना ही लेनी चाहिए थी, पर अकेली जान की भी कुछ मजबूरियां होती हैं। खालीपन को भरने के लिए कभी कभी नींद भी जरूरी होती है। मैंने गैलरी का दरवाज़ा कसकर बंद किया, पंखा फुल स्पीड पर किया और लेटने के शायद 10-15 मिनट बाद ही मैं सपनों की दुनिया में उतर गया था। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा होगा। शाम ढली, अंधेरे ने दस्तक दी और माहौल एक बार फिर बदल गया। रात अपना सफ़र तय करती रही और इतनी गहरी नींद में होने के बावजूद अचानक मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरा कंधा तेजी से हिला रहा है। नींद की गोलियों का असर शायद इतने घंटों में कुछ कम हो गया होगा, पर पूरी तरह नहीं गया था। नींद के हल्के झोंकों के साथ साथ चक्कर भी आ रहे थे। फिर भी जाने कैसे मेरी आंखें कंधे पर उस अनछुए एहसास से खुलने पर मजबूर थीं। एक बार फिर टेप रिकॉर्डर अपने आप ऑन हुआ और वही गाना बज उठा। पल दो पल की मस्ती है, बस 2 दिन की हस्ती है, चैन यहाँ पर महंगा है और मौत यहाँ पर सस्ती है, गुमनाम है कोई। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ गई। मैं वापस बिस्तर पर लेटने को ही था कि तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ हुई और अंदर से एक सफ़ेद तौलिए में वही हुस्न की मलिका अपनी गीली जुल्फ़ों के साथ धीरे धीरे चलते हुए सीधा मेरे पास आ खड़ी हुई और अपना गीला सर मेरे कांधों पर रख दिया। कुछ पल के लिए शायद मैं सांस लेना भूल गया था। इसके बाद वो सीधा मेरे बिस्तर पर जाकर लेट गई और कमरे की छत की ओर इशारा करने लगी। मैंने छत की ओर देखा तो भयानक चक्करों से मैं सीधा
बिस्तर पर धड़ाम से जा गिरा। छत पर वो भयानक साया ऐसे चिपका था जैसे कोई छिपकली। वो धीरे धीरे गैलरी की ओर रेंग रहा था। उसका एक हाथ हवा में लहराया और गैलरी से लगा दरवाजा, जो मैंने कस कर बंद किया था, खुद ब खुद खुल चुका था। वो किसी तरह छत पर किसी मगरमच्छ की मानिंद रेंगता हुआ हर हर आवाज करता उस कमरे से बाहर निकल गया था। इसके बाद वो दरवाज़ा पहले की तरह ही बंद हो चुका था। दरवाज़ा बंद होते ही एहसास हुआ कि मोगरे की खुशबू एक बार फिर उन चार दीवारों को महका रही थी। बिस्तर पर देखा तो वो लड़की मेरे पैरों के पास बैठी मुझे देख रही थी और अपना नाजुक हाथ मेरे पैरों के तलवों पर फेर रही थी। इससे पहले कि मैं उससे कुछ कहूं या पूछूं, वो वहीं बैठी बैठी कहीं गायब हो गई। मैं अंदर तक बुरी तरह कांप गया था। उफ, ये कैसा दहला देने वाला मंजर था। दिमाग कहता था कि कोई ख्वाब ही होगा, पर किसी इंजन की तरह दौड़ती दिल की धड़कन गवाही दे रही थी कि कुछ भयानक हो गुजरा है, जिसे महज वहम समझकर नकारा नहीं जा सकता। देखा तो साथ रखा तकिया और मेरा कंधा दोनों गीले थे। दिमाग कुछ और सोचने की हालत में नहीं था। दिन भर कुछ खाया नहीं था और इन खौफनाक पलों ने काफी खून सुखा दिया था। फिर भी उठकर कुछ करने की हालत नहीं थी, तो बस जैसे कोई मुर्दा कब्र में लेटता है, बिल्कुल वैसे ही मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर पड़ा रहा। आंखों में आंसू उतर आए थे। कौन कहता है मर्द को डर नहीं लगता। कोई उस समय आकर मेरा हाल देखता तो मैं सूखे पत्ते सा कांप रहा था। किसी मलेरिया के मरीज की तरह सर्दी लग रही थी, पर उठकर पंखा बंद करने की हिम्मत नहीं थी। पास ही रखी चादर उठाकर ओढ़ ली और नींद की राह देखते देखते कब नींद ने मुझे गले लगा लिया मालूम ही नहीं हुआ। अगले दिन सीधे दोपहर 12 बजे आंख खुली। बदन बुरी तरह अकड़ा हुआ था और भूख के मारे चक्कर आ रहे थे। फ्रिज से ब्रेड बटर निकाला और ठंडा ही मुंह में रखकर तेजी से चबाने लगा। थोड़ी हिम्मत आई तो चाय उबालने रखी और पड़ोस के शर्मा जी के घर जाकर दफ्तर में फ़ोन किया कि तबीयत ख़राब होने के कारण आज नहीं आ पाऊंगा। वापस आकर चाय पी और मन ही मन फैसला किया कि कुछ भी हो जाए, आज की रात इस घर में नहीं गुजारूंगा। रेलवे स्टेशन के पास ही एक दो सस्ते लॉज थे, तो अपने एक दो दिन के कपड़े और ज़रूरत का सामान ले मैं सीधा वहां जा पहुंचा। उन दिनों आदमी आदमी पर विश्वास किया करता था। सरकारी नौकरी का हवाला दिया तो उन्होंने सबसे ऊपर की मंजिल पर ही मुझे एक कमरा दे दिया था। मैंने वहीं लंच मंगाकर खाया और जाकर बेड पर लेट गया। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, मेरा मन किसी अनजाने डर से कांप रहा था। जाने आज की रात अपने साथ क्या लेकर आने वाली थी। समय चलता रहा। सेकंड मिनट बने और मिनट घंटे। वक्त की धार ने बहाकर मुझे गहरी रात के मुहाने पर ला फेंका। सोच की कैद से हथकड़ी खोलकर घड़ी में देखा तो रात के 11 बज चुके थे। दिल की धड़कन ने एक बार फिर तेजी पकड़ ली थी। रात के साथ साथ डर भी गहराता चला गया। रात में यहां से ज्यादा ट्रेनों की आवाजाही नहीं थी, बस एक या दो ही। धीरे धीरे माहौल शांत हो गया था। ना चाहते हुए भी मैं लॉज के कमरे की खिड़की से झांक झांक कर नीचे देखता, पर उस मनहूसियत का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। पर फिर भी आंखों में नींद कहाँ थी। हाँ, बीच बीच में नींद का झोंका सा लगता था, पर फिर अनजाने डर से नींद खुल जाती और दिमाग चौकन्ना हो जाता। पर कुछ 2 घंटों बाद मालूम हुआ कि मेरा डर यूं ही मुझ पर काबिज नहीं था। गहरी रात छनाक की आवाज हुई और उस कमरे की खिड़की का कांच तोड़ता हुआ एक पत्थर सीधा मेरे बिस्तर पर आ गिरा। मैंने हड़बड़ाहट में उठकर नीचे देखा तो वही खूबसूरत लड़की एक झीने से सफेद गाउन में नीचे खड़ी हाथ हिलाकर मुझे नीचे आने का इशारा कर रही थी। एकदम सम्मोहित कर देने वाली उसकी खूबसूरती किसी चुंबक की तरह मुझे अपनी ओर खींच रही थी। पर मैं ये भी जानता था
कि ये खूबसूरती अकेली नहीं है। द्वैत से चलाई जाने वाली ये दुनिया, जहाँ अंधेरा, उजाला, बुराई, अच्छाई सब एक साथ चलते हैं, वहाँ इस खूबसूरती के साथ भी वो भयानक बदसूरत शैतान इसके आसपास ही रहता था। बल्कि मेरे ख्याल में तो शायद उसने इस खूबसूरत हुस्न को अपने कब्जे में कर रखा था। उस शैतान के डर से ना तो वो कहीं जा सकती थी और ना ही डर से आज़ाद होने के लिए वो कुछ और कर सकती थी। वो जितनी मजबूर रही होगी, उतना ही मैं खुद को भी मजबूर महसूस कर रहा था। पर आखिर ये पत्थर किसने फेंका होगा? वो नाजुक सी मासूम तो ऐसी नहीं लगती थी कि पत्थर मारकर किसी खिड़की का कांच तोड़ सके। तो जरूर वो काला प्रेतनुमा साया भी कहीं आसपास ही होगा। सोचकर मेरे बदन में सिहरन की लहर दौड़ गई। पर चाह कर भी मैं उस लड़की से नजर हटा नहीं पा रहा था और अंत में दिल और दिमाग के बीच जंग में दिल जीत गया और मैं लॉज से उतरकर उस घनी रात में उस लड़की के पीछे पीछे चल पड़ा। प्लेटफॉर्म और उसके पास की सड़क एकदम वीरान हो चुकी थी। दूर दूर तक आदमी की जून का कोई अता पता नहीं था। उस सनसनी में किसी दूध या बल्ब सी चमकती वो धीरे धीरे मेरे आगे चल रही थी और मैं किसी अनदेखी डोर से बंधा उसके पीछे खिंचता चला जा रहा था। जाने कैसे मोगरे की खुशबू उस पूरी सड़क पर फैल गई थी। ये सिलसिला कोई पौने घंटे के करीब चला, जब तक मैं एक जानी पहचानी जगह नहीं पहुंच गया। और ये जानी पहचानी जगह कोई और नहीं बल्कि मेरा खुद का फ्लैट था, जिसके ठीक सामने सड़क पर मैं बिल्कुल उसी जगह खड़ा था जहां 2 रात पहले वो शैतान मुझे अपनी जिंदा गठरी के साथ दिखा था। मेरे वहां पहुंचते ही वो लड़की गायब हो गई और अब मेरी गैलरी में खड़ी दिखाई दे रही थी। पर इसके साथ ही मुझे एक बार फिर वो भयानक प्रेत दिखाई देने लगा और वो अपने बड़े बड़े भद्दे हाथों से मेरे घर का सामान उठाकर सड़क पर फेंक रहा था। रसोई से गिलास, कटोरियां, थाली, लोटा सब शोर करते सड़क पर गिर रहे थे। इतना ही नहीं, अलमारी में सहेज कर रखे मेरे कपड़े और ज़रूरी कागज़ भी उसने नहीं छोड़े थे। वो गुस्से में आग बबूला हो रहा था। ये सब शोर सुनकर मोहल्ले के सब लोग घरों से बाहर निकल आए थे और मेरे घर के सामने अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई थी। पर हैरानी की बात थी, न तो उनको वो प्रेत दिख रहा था और न ही वो लड़की। बस सामान हवा में उड़ता हुआ नीचे आ रहा था, जिसे फेंकने वाले का अता पता नहीं था। ये देखकर औरतें डर से बुरी तरह चिल्लाने लगीं। 2-1 जियाले सीढ़ियों से ऊपर भागे और मेरे घर का दरवाज़ा खोलने की भरपूर कोशिश करने लगे, पर वो लकड़ी का दरवाज़ा अचानक लोहे जैसा सख्त हो चुका था। कोई आधे घंटे बाद जब तक ये प्रीत लीला रुकी, 3:15 साढ़े 3 का वक्त हो चुका था। चौकीदार ने शोर सुनकर पुलिस वालों को बुला लिया था। उनके आने तक प्रेत लीला भी रुक चुकी थी, पर पुलिस वालों को मोहल्ले वालों के बयानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। ऐसे में मैं अगर किसी प्रेत या आत्मा के वजूद की बात करता तो पक्का किसी पागलखाने में डलवा दिया जाता। एक पुलिस वाले ने मुझे ऊपर जाकर दरवाज़ा खोलने के लिए कहा, पर फ्लैट की चाबियां तो मैं लॉज में ही छोड़कर आया था। कौन जानता था कि रात वो आत्मा मुझे लेकर मेरे ही घर पर छोड़ जाएगी। तो तय हुआ कि ताला तोड़ दिया जाए। मैं एक हवलदार को लेकर ऊपर पहुंचा तो देखा कि फ्लैट का दरवाज़ा खुला हुआ था, पर अंदर का दृश्य खून जमा देने वाला था। पलंग का गद्दा बुरी तरह फाड़ दिया गया था और यही हाल तकियों और खिड़की दरवाज़ों पर लगे पर्दों का भी हुआ था। दीवारें और दरवाजे ऐसे खरोचे गए थे कि जैसे बड़ी बड़ी लोहे की कीलों से कुरेदे गए हों। मेरा मनपसंद टेप रिकॉर्डर ज़मीन पर पुर्जा पुर्जा बिखरा पड़ा था और कैसेट्स के रोल निकाल दिए गए थे। जितनी तबाही हो सकती थी वो उस प्रेत ने कर डाली थी, पर जैसे उसके लिए इतना काफ़ी नहीं था, इसलिए सामने शायद उसी ने एक दीवार पर खरोच कर लिख दिया, ये घर छोड़ के मत जाना। पूरे का पूरा वाकया सर चकरा देने वाला था। दुख और परेशानी से घिरा भारी मन से मैं सड़क पर बिखरा सामान समेटने लगा और इस काम में आसपास के लोग मेरी मदद भी कर रहे थे। पुलिस वालों ने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुलाया कि कहीं से कोई सुराग मिल जाए,
पर कोई जीता जागता जीव हो तो सुराग मिले ना। दूसरी दुनिया के बाशिंदे का सुराग इस दुनिया के यंत्र कैसे पा सकते हैं। उजाला होते होते बात फैल गई थी और घर के बाहर अच्छी खासी भीड़ तमाशा देखने जमा हो गई थी। सब लोग इसी बहस में थे कि वाकई में ऐसा हो सकता है। कुछ लोग तो सब देखने के बाद भी इसे तर्क देकर नकार रहे थे और कुछ अभी तक डर से कांप रहे थे। दोपहर होते होते तक फ्लैट का मालिक भी आ पहुंचा। उसे मोहल्ले वालों और पुलिस वालों दोनों ने इत्तला कर दी थी। फ्लैट का हाल देखकर उसने अपना सिर पीट लिया और मोहल्ले वालों की आंखों देखी सुनने के बाद भी मुझे गंदी गंदी गालियां देने लगा। फ्लैट में हुए नुकसान का मुआवजा कैसे भी भरवाने की धमकी देकर वो मेरे खिलाफ शिकायत करने पुलिस स्टेशन चला गया। न तो उसे मेरी बात पर भरोसा था और न ही मोहल्ले वालों की आंखों देखी पर। खैर, अब किसी भी सूरत में वो मुझे घर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रहा था और पुलिस वालों को मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा था। पर जो बयान उन्हें आसपास के लोगों से मिले थे वो बयान अदालत में कुछ भी साबित नहीं कर सकते थे। मेरा ज़्यादातर सामान तो सड़क के किनारे एक ढेर सा बनाकर सबकी मदद से जमा कर दिया गया था। किसी ने दया करके एक चादर दे दी तो उसमें सारा सामान डाल मैं एक रिक्शे पर रख लॉज वापस लौट आया और लॉज के एक मुलाजिम की मदद से सामान ऊपर लेकर लॉज के कमरे में पहुंच गया। मन परेशानी से भरा था, पर न तो मेरे पास नींद की गोलियां थीं और न ही मन को शांत करने का कोई और साधन। ऐसे में लॉज वाला काम आया और नींद की 2 गोलियां कहीं से लाकर उसने मुझे दे दी। मैंने वो गोलियां ली और कब नींद के आगोश में चला गया मालूम ही नहीं हुआ। आंख सीधा सुबह 9 बजे खुली और मैं तैयार होकर भागता हुआ 9:30 बजे तक दफ्तर पहुंच चुका था। वहां जाकर बैठा तो मन में ये बात आई कि कल रात कुछ नहीं हुआ। शायद वो घर छोड़ देने से मेरा उस प्रेत से पीछा छूट गया था, पर ये मेरी गलत फहमी थी और वो कुछ देर में दूर हो गई। मेरे फ्लैट के पास रहने वाले शर्मा जी हाँफते हुए दफ्तर में दाखिल हुए और बोले, अमोल भाई, कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। मैंने पूछा क्या हुआ, तो वो बोले, कल रात आप वाले फ्लैट में भयंकर आग लग गई थी। सब कुछ जलकर खाक हो गया। दमकल की 2 गाड़ियां आईं, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका, पर बहुत देर हो गई थी। डर ये था कि आग कहीं आसपास के फ्लैट भी न लील जाए। रात 2 बजे से 3 बजे के बीच बारी बारी 8-10 लोगों के घरों के दरवाजे पर भयानक दस्तक होती रही। एक लड़की के रोने और किसी के गुर्राने जैसी हर हर की आवाज़ें आती रहीं। पूरी कॉलोनी में खौफ पसरा है। आपके फ्लैट से अजीब सी बदबू उठ रही है और आसपास के बहुत सारे कुत्ते रात से आपके फ्लैट के बाहर जमा हैं और बुरी तरह रो रहे हैं। वहाँ का चौकीदार कल रात ही डंडा सीटी फेंक कर नौकरी छोड़ गया है। पूछने पर उसने बताया कि एक लंबी पीठ और लंबे बालों वाला भयानक साया रात भर एक गठरी उठाए कॉलोनी में घूम रहा था। उसका कहना है कि शुक्र है कि उसने उस साए को सामने से नहीं देखा, पर 1-2 बार उससे कुछ दूरी से गुजरा था। अपनी जान गंवाने के डर से वो उसी वक्त भाग खड़ा हुआ और अब ना तो वो किसी कीमत पर नौकरी पर लौटने को तैयार है और ना ही कोई और उस मोहल्ले में घुसना चाह रहा है। अभी ये बात चल ही रही थी कि मेरा मकान मालिक वहाँ आ धमका और दफ्तर में ही मुझे फिर से गालियाँ देने और धमकियाँ देने लगा कि तूने मेरा फ्लैट बर्बाद कर दिया है, हो ना हो ये सब तेरा ही किया धरा है और ये बात मैं अदालत में साबित करके रहूँगा। पर अदालत तो दूर, जब पुलिस वालों ने लॉज वालों के बयान लिए और रजिस्टर चेक किया तो उनके पास भी मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं था जिसकी बिना पर मुकदमा चलाया जा सके। उस दिन भी दफ्तर में हुए तमाशे की वजह से मैं काम नहीं कर पाया और दोपहर बाद ही लॉज वापस लौट आया था। मैं लॉज वापस पहुंचा तो वहां 2 गर्म खबरें फैली हुई थीं। एक तो मेरे साथ गुजरे हादसों की और दूसरी ये कि एक पति पत्नी अपनी बेटी के साथ ही आज लॉज में आकर ठहरे थे। ख़ास बात यह थी कि लोग बताते थे कि उस 8 साल की बच्ची पर किसी शक्ति का असर है और वो किसी को देखकर ही उसके बारे में सब कुछ बता देती है। अगर ये बात 4 दिन पहले भी किसी ने मुझे बताई होती
तो मैं उसे पागल ही समझता। पर आज मैं जिस खौफनाक मंजर से गुजर रहा था उसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हो ना हो मेरे यहाँ होते हुए इस लड़की का इस लॉज में आकर ठहरना कुदरत का ही कोई इशारा है। मैंने लॉज वाले से पूछा तो उसने कहा कि अभी तो वो लोग कहीं गए हैं, पर उस लड़की से मिलने के लिए काफ़ी लोगों ने अपना नाम लिखवाया है। उस हिसाब से मेरा नंबर 15वां है। मैंने अपनी जेब से 10 का एक नोट निकाला और उसके हवाले कर दिया, जिस पर उसने खिसियाते हुए कहा, अरे माफ़ कीजिएगा भाई साहब, उसके आते ही सबसे पहले मैं आपको इत्तला कर दूंगा। आप नहा धोकर तैयार रहिएगा। रात घिरने से पहले किसी भी तरह की मदद के लिए मेरा मन बेचैन हो रहा था। पिछली 4 रातें कहर की गुजरी थी। आज रात क्या होगा सोचकर मेरा दिल बैठा जा रहा था। बड़ी बेसब्री से मैं उस लड़की और उसके माता पिता के लौट आने का इंतजार कर रहा था। डूबते को तिनके का सहारा होता है। जाने क्यों मेरे घबराए मन में एक अजीब सी आस बंध रही थी। फिर भी उसके इंतजार में एक एक पल भारी हो रहा था। किसी तरह वक्त बीता और शाम 6 बजे के करीब वो लॉज वाला मुझे बुलाने आया कि वो लोग 1 घंटा भर पहले आ गए थे और 1 घंटा आराम करने के बाद अब उनकी बेटी मुसीबत में फंसे लोगों से मिलना चाहती है। बिना कोई वक्त गंवाए धनुष से छूटे किसी तीर की तरह मैं सीधा उनके कमरे के बाहर जा पहुंचा। किवाड़ हल्के बंद थे। मैंने दस्तक दी तो उन्होंने नाम पूछकर अंदर आने को बोल दिया। लॉज वाले ने शायद पहले ही उन्हें मेरे बारे में बता दिया था। अंदर आकर मैंने किवाड़ बंद कर दिए थे। अंदर देखा तो वो छोटी सी लड़की किसी देवी की तरह सामने एक बड़ी सी कुर्सी पर विराजमान थी। उसके बाल खुले, आंखें बंद और चेहरे पर अलौकिक तेज था। उसके सामने जमीन पर एक चमेली के तेल का दिया जल रहा था। उसके माता पिता नीचे जमीन पर उसके दाएं बाएं हाथ छोड़े बैठे थे। मैं भी वहां फर्श पर ही आलती पालती मारकर बैठ गया और अनजाने में ही मेरे दोनों हाथ जुड़ गए। तभी उस लड़की के गले से एक भारी आवाज निकली, यहां हाथ जोड़ने से क्या फायदा बेटा, जहां जोड़ने थे वहां तो जोड़े नहीं। जी मतलब ये कि पिछली बार मंदिर कब गया था। मेरे मुंह से कोई जवाब न बन पड़ा, क्योंकि स्कूल कॉलेज के बाद मैंने कभी भी मंदिर की चौखट पर पैर नहीं रखा था। जितनी माचिस की तीलियां तूने सिगरेट जलाने में जाया की हैं, उनमें से कुछ से दिया बाती की होती तो आज इस हालत में नहीं होता तू। परमात्मा असीम शक्तिशाली है, पर वो हमारी मदद तभी कर सकता है जब हम इसके काबिल बने। इतने बरस में कभी तो उसे याद किया होता। मैं अभी भी चुप ही रहा। आखिर कहता भी तो क्या। एक बार जो नौकरी लगी और मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ, उसके बाद मैंने कभी भगवान को याद नहीं किया था। अमूमन तो हम ऊपर वाले को मुसीबत में ही याद करते हैं, और कॉलेज के बाद की जिंदगी में उसने मुझ पर कभी मुसीबत आने ही नहीं दी थी। और एक मैं था जो अपने सुख सुविधा और मामूली दुविधा में उसे एकदम भुला चुका था। यहां तक कि मंदिर के सामने से गुजरते हुए हाथ तक नहीं जोड़ता था। अब देर हो चुकी है बेटा, उनसे तेरा छुटकारा नहीं हो सकता, पर उन्हें अपनाकर तू शांति से जिंदगी गुजार सकता है। मतलब मैं उनके होने से अपना घर गंवा चुका हूं। 2 दिन में पुलिस स्टेशन के इतने चक्कर लगा चुका हूं। पिछली 4 रातों से हर रात खौफ में बीत रही है, और आप कह रही हैं कि उन्हें अपना लूं। ये कैसे हो सकता है। वो एक प्रेत और एक भटकती आत्मा है। उनके आने से मेरे जीवन में एक तूफान सा आ गया है। बहस मत कर। संकट से निवारण चाहता है तो सुन, नहीं तो कहीं और चला जा और भोगता रहे दुख तब तक जब तक तू भी प्रेत न बन जाए। मैं घबरा गया था। फिर भी मैंने सोचा कि अब आ गया हूं तो पूरी बात सुनने में आखिर जाता ही क्या है। जी माफ कर दीजिए, आप मुझे बताइए, जैसा आप आदेश देंगी मैं वैसा ही करूंगा। तो सुन, वो लड़की और वो प्रेत बाप बेटी हैं। जैसे एक बाप की पीठ पर जवान बेटी की शादी का बोझ होता है, बिल्कुल वैसे ही उसके कांधों पर भी था। इस लड़की की शादी तय हुई और इसके बाप ने ससुराल वालों की मांग के हिसाब से दहेज का
पूरा इंतजाम किया, पर उन लालचियों ने फेरे लेने से पहले ही पूरा दहेज देने की मांग की, जो मजबूरी में इस बेचारे को पूरी करनी पड़ी। पर वो कमीने दहेज लेकर चलते बने और शादी का पंडाल सूना ही रह गया। इस दुख से वो बूढ़ा घर के अंदर गया और खुद को फांसी लगाकर अपने जीवन का अंत कर लिया और प्रेत योनि में चला गया। वो बच्ची तो पहले ही बिन माँ की थी। अब पिता का साया भी सर से उड़ जाने से वो इतनी दुखी हुई कि उसने भी जहर खाकर जान दे दी। ईश्वर का दिया मानव जन्म तो इन्होंने आत्महत्या करके गंवा दिया और अब प्रेत और भटकती आत्मा के रूप में पछताते फिरते हैं। वो बूढ़ा आज भी अपनी बेटी की आत्मा को पोटली में लिए उसके लिए लड़का तलाश करता फिरता है। तू अकेला नहीं, पहले भी कई लड़के इनके कहर का शिकार बनकर मर चुके हैं। तेरे बचने की एक ही सूरत है कि तू इस लड़की की अभागी आत्मा से शादी कर ले। आत्मा से शादी? ये क्या कह रही हैं आप? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? क्या कभी गीता नहीं पढ़ी? आत्मा कभी नहीं मरती अमोल, बस शरीर रूपी कपड़े बदलती रहती है। हर शरीर जन्म लेता है और एक दिन मर जाता है, पर आत्मा की यात्रा अनंत है। अगर वो एक आत्मा है तो तेरे शरीर के अंदर कौन है? असल में तो तू भी एक आत्मा ही है। कल कुछ और नाम था तेरा, आज कुछ और, कल फिर कुछ और होगा। ईश्वर का नाम लेने से आत्मा को बल मिलता है मूर्ख। जिस ईश्वर को तू भुला बैठा है उसके हाथ जोड़ कि अभी भी तू जिंदा है। जाकर अपनी कुंडली किसी को दिखाना। तेरी कुंडली में इंसानी लड़की से शादी का योग नहीं है। तुझे इस आत्मा से ही शादी करनी होगी, तभी तेरा पीछा इनसे छूटेगा। मैं सकते में आ गया था, इधर कुआं तो उधर खाई। आखिर मरता क्या ना करता। अब आत्मा तो किसी और को दिखती नहीं, तो ऐसी शादी में नुकसान भी क्या है। अभी तो मुसीबत से पीछा छुड़ाते हैं, फिर बाद में बात का सोचेंगे। बाद में सोचकर कुछ नहीं होगा मूर्ख। यही तेरा प्रारब्ध है और यही तुझे भुगतना होगा, वरना कई जन्म होंगे। उसके बाद अगर गलती से कभी तुझे मानव का शरीर मिला तो फिर तुझे एक आत्मा से ही शादी करनी होगी। यही होनी है और तू इसे नहीं टाल सकता। पर ऐसी शादी करवाएगा कौन? मैं करवाऊंगी, और ये काम आज रात ही करना होगा। कल सुबह मैं यहां से चली जाऊंगी, उसके बाद तू जाने और तेरा काम। जी तो बताइए क्या करना होगा? तुझे बस कुछ सामान लेकर रात अपने कमरे में रहना है। लॉज वाला सारा सामान ले आया है। तेरे आने से पहले ही मैंने उसे लिखकर पर्ची दे दी थी। अब जा और रात के 2 बजने का इंतजार कर। लॉज वाले को सामान के पैसे दे देना और नहा धोकर अच्छे कपड़े पहन लेना। आखिर आज तेरी शादी है, पर याद रखना, जब तक तेरा कर्म उस आत्मा के साथ बंधा है वो तेरे साथ रहेगी। इतना ही नहीं, तुम्हारा एक बेटा भी होगा और वो भी एक आत्मा ही होगी। जिस दिन यह आत्मा तुझे छोड़ जाएगी उस दिन के बाद ही तू इस राज को किसी पर खोल सकता है। इससे पहले इस राज को अगर खोला तो तू भी इन आत्माओं की तरह भटकता रहेगा। दुनिया की नज़रों में तू अविवाहित ही रहेगा, पर असल में तेरी बीवी भी होगी और बच्चा भी, जिनके बारे में तू किसी से कुछ नहीं कहेगा। और दोस्तों, उस रात एक अनोखी शादी हुई। रात 2 बजे पूरा कमरा मोगरे की खुशबू से भर गया और वो खूबसूरत लड़की शादी के जोड़े में वहां पहुंच गई। कोई इस बात को माने या ना माने, पर उस डरावने प्रेत ने कन्यादान भी किया। उसके बाद पूरे 30 साल वो मेरे साथ ही रही। हमारा एक खूबसूरत बेटा हुआ, जिसकी शादी कुछ साल पहले एक लड़की की भटकती आत्मा से कर दी गई। उस दिन के बाद मेरी तरक्की होती रही और पुलिस को कभी मेरे खिलाफ कोई सबूत न मिलने से सब शिकायतें खारिज हो गईं। मेरी उम्र बढ़ती रही, पर मेरी पत्नी उस आत्मा के रूप में बिल्कुल वैसी ही खूबसूरत और जवान रही। मेरे आसपास हमेशा मौजूद रहने वाली मोगरे की खुशबू को मैं इत्र लगाया है कहकर टाल देता था। 2 साल पहले वो दोनों एक रात कहीं चले गए और उसके बाद से कभी दिखाई नहीं दिए। पर होली, दिवाली और बाकी सभी महत्वपूर्ण मौक़ों पर हमारे घर मिठाई और तोहफे पहुंच जाया करते थे, और ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही खौफनाक प्रेत था।
अपनी बेटी का घर बसने से उसकी आत्मा को भी शांति मिली और शादी के 10 सालों के बाद वो मुझे कभी नहीं दिखा। हाँ, पर आज भी होली और दिवाली पर मुझे अपने ड्राइंग रूम की मेज़ पर मिठाई और तोहफे रखे मिलते हैं। वो सब के सब मेरी ज़िंदगी से जा चुके हैं और छोड़ गए हैं एक कभी ना भूलने वाला सबक और अपनी ऐसी यादें जिन पर मेरे अलावा कोई यकीन नहीं करेगा। ये सब भुगतने के बाद पिछले 30 सालों में एक दिन भी मैं भगवान के लिए दिया जलाना नहीं भूला। पर आज भी जब रात ढलती है तो ठीक 2 बजे कोई मेरा कंधा सहलाता है और मेरे दिमाग में वही बोल गूंज उठते हैं। किसको समझे हम अपना, कल का नाम है एक सपना। आज अगर तुम जिंदा हो तो कल के लिए माला जपना।